संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के लिए संस्कृत में अपन पढ़ रहे थे समास में, अव्ययभाव समास में 3 अर्थों में अपन पढ़ चुके थे पहले, विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में और पश्चात अर्थ में। इससे आगे जो 16 अर्थ मैंने आपको बताए थे उनमें से आगे अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे उनमें योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास। 4 नंबर है योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास। उसी प्रकार से उपसर्ग या अव्यय शब्द का ध्यान रखना है। पहचान किस अव्यय से, किस अर्थ में किस अव्यय या उपसर्ग से होगी, उसमें समास विग्रह का नियम का क्या है, इसका ध्यान रखना। योग्यता अर्थ में पहचान के लिए उपसर्ग आएगा अनु, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं पहचान, और पहचान में आएगा इस अर्थ में अनु उपसर्ग प्रयुक्त होता है। विग्रह का नियम यहाँ पर अपन लिख सकते हैं विग्रह का नियम। इस अर्थ में समास विग्रह करते समय उत्तर पद यानी मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिखकर आगे योग्यम शब्द लिखा जाता है। बस इतना ध्यान रखना, एकदम सरल। योग्यता अर्थ में चाहे कोई भी उदाहरण आओ, इतना यदि आपके ध्यान में है तो एकदम सरलता से किसी भी उदाहरण को हल कर सकते हैं। पहचान अनु से होगी। इसमें देखिए पीछे मैंने बताया था आपको पश्चात अर्थ में भी अनु आ रहा है, इसमें भी अनु आ रहा है, और आगे एक अनुपूर्व अर्थ में और आएगा, उसमें भी अनु आएगा। अब 3 अर्थों में अनु आ रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि ये पश्चात अर्थ में है या योग्यता अर्थ में है या अनुपूर्व अर्थ में। इसके लिए थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अनु और अनु उपसर्ग के साथ, अनु और अनु उपसर्ग के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द यदि आता है तो इसको आपको मानना चाहिए पश्चात अर्थ। ध्यान रहे, अनु उपसर्ग और अनु उपसर्ग के बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आता है तो इसको पश्चात अर्थ में मानना चाहिए। इसी प्रकार से अनु और अनु के तुरंत बाद जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा शब्द आते हैं
तो इसको आपको मानना चाहिए योग्यता अर्थ। ठीक है। और इसी प्रकार से अनुपसर्ग और अनुपसर्ग के साथ में यदि कोई अवस्था सूचक शब्द आता है, अवस्था सूचक शब्द जैसे कनिष्ठ है, ज्येष्ठ है, इस प्रकार का कोई शब्द आता है तो आपको इसको मानना चाहिए अनुपूर्व अर्थ में, अनुपूर्व अर्थ में। ठीक है। तो अभी एक पश्चात अर्थ में कल जो आपको पहले वाली क्लास में बताया था, उसके लिए अनु और अनु के बाद तुरंत बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आता है। इसके लिए मैंने उदाहरण आपको बताया था, जैसे अनु, विष्णु। और अनु और अनु के तुरंत बाद कोई जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा शब्द आता है तो आपको योग्यता अर्थ में मानना चाहिए। और अनुपसर्ग के तुरंत बाद कोई अवस्था सूचक शब्द आता है तो आपको इसको अनुपूर्व अर्थ में मानना चाहिए। यानी कि अनु तीन अर्थों में, अनुपसर्ग जो है वो तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। तीनों का अलग अलग पहचान कैसे होगी वो मैंने आपको बताया, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अनु एक ही उपसर्ग तीन अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, तो कब किस अर्थ में है इसके लिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं योग्यता अर्थ में। इसमें अनु से पहचान होगी कि योग्यता अर्थ में। फिर विग्रह का नियम है, समास विग्रह करते समय उत्तर पद यानी मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिखकर आगे योग्यम शब्द लिखा जाता है। उदाहरण जैसे उदाहरण लिखा मैंने अनु रूपम, जैसे अनु गुणम। ठीक है। अब देखिए अनु से पहचान हो जाएगी किस अर्थ में, योग्यता अर्थ में अनु से पहचान हो जाएगी। विग्रह करना है, इसका उत्तर पद का मूल शब्द रूप, इससे षष्ठी विभक्ति का रूप लिखेंगे और आगे योग्यम शब्द लिख देंगे। अब इसका रूप सबसे षष्ठी विभक्ति का रूप बनाएंगे तो अपन रूपस्य और आगे लिखना है योग्यम, ये इसका समास विग्रह हो गया। इसी प्रकार इसमें गुण है, गुण से षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा तो गुणस्य और आगे लिखना है योग्यम। तो यह आपके योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास। ठीक है। अब देखिए विग्रह से यदि समस्त पद बनाना है तो इस योग्यम जो शब्द आ रहा है बाद में, इससे तो पता चलेगा कि इसके साथ उपसर्ग कौन सा आएगा। ठीक है। अनुपसर्ग आएगा। फिर समास विग्रह से समस्त पद बनाते समय मैंने आपको नियम बताए थे, जो पूर्व पद है इस विग्रह का, इसका मूल शब्द निकालना है। जैसे इसका मूल शब्द है रूप, अब इसको देखना है यह अकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है। जैसे यह अकारांत है, अकारांत के लिए मैंने आपको नियम में बताया था, अकारांत के लिए लास्ट में इसमें अम जुड़ता है तो ये रूपम बन गया। ठीक है। विग्रह का नियम, विग्रह से समस्त पद बनाने का एक ही नियम है जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, वही है। और बाकी समास पद से विग्रह करने का नियम ये इस प्रकार से। तो ये था आपने योग्यता अर्थ में अव्ययभाव समास। आगे चलें। आगे वाला लिख रहे हैं अपन अभाव अर्थ में। पहले विप्सा अर्थ में ले लेते हैं। विप्सा अर्थ में अव्ययभाव समास। ठीक है। जैसे पीछे वाले अर्थों में अपन करते आ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से उपसर्ग या अव्यय का ध्यान रखना, उससे पहचान होगी कि यह किस अर्थ में, और विग्रह का नियम ध्यान में रखना। तो इसमें पहचान के लिए उपसर्ग आएगा प्रति, इस अर्थ में प्रति उपसर्ग प्रयुक्त
होता है। किसी भी उदाहरण में प्रति उपसर्ग आते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये विप्सा अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। विप्सा का मतलब होता है दोहरान। ठीक है, अब इसका विग्रह करने का नियम तो सीधा लिख दीजिए, इस अर्थ में समास विग्रह करते समय उत्तर पद को दो बार लिखकर, उत्तर पद को दो बार लिखकर आगे प्रति शब्द लिखा जाता है। एकदम सरल है। कोई भी उदाहरण हो, जैसे उदाहरण लिखा मैंने, प्रतिदिनम, प्रतिग्रामम, प्रतिमासम, इस प्रकार से कोई भी उदाहरण हो। ठीक है, अब देखो इस प्रति से पहचान हो जाएगी इसकी कि ये किस अर्थ में है, कौन से समास का है। तो प्रति यहाँ पर आते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए विप्सा अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। समस्त पद दिया हुआ है, हमें समास विग्रह करना है। तो विग्रह के नियम में हमने लिखा उत्तर पद को दो बार लिखकर, ये इसका उत्तर पद, इसको दो बार लिखना है विग्रह करते समय। जैसे हमने इसमें लिख दिया दिनम, दिनम, उत्तर पद को दो बार लिखकर आगे प्रति शब्द लिखना है, यह प्रति लिख दिया आगे, यह इसका समास विग्रह हो गया। तो प्रतिदिनम का समास विग्रह क्या हो गया, दिनम, दिनम, प्रति। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा, उत्तर पद है इसमें ग्रामम, तो इसमें ग्रामम शब्द को दो बार लिख दिया जाएगा, ग्रामम, ग्रामम, आगे लिखना है प्रति। इसी प्रकार इसका हो जाएगा, इसमें उत्तर पद है मासम, तो मासम को दो बार लिख दिया जाएगा, मासम, मासम, आगे लिखना है प्रति। एकदम सरल। ठीक है, तो ये अपने हो गया विप्सा अर्थ में अव्ययभाव समास। विग्रह से समस्त पद बनाना है, प्रति आ रहा है, इससे पता चल जाएगा उपसर्ग क्या रहेगा साथ में, प्रति से वापस उपसर्ग प्रति आ जाएगा। अब उत्तर पद प्रति, अब समास विग्रह का नियम यदि आपके ध्यान में है, उत्तर पद को दो बार लिखा जाता है, ये दो बार लिखा हुआ है, इसमें से अपन उपसर्ग पहले लिख देंगे और आगे जो लिखा हुआ है पद, इनमें से एक को छोड़ दीजिए, एक को साथ में लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, यह था आपने विप्सा अर्थ में अव्ययभाव समास। आगे देखिए दूसरा, आगे गए पदार्थान नति वृत्ति अर्थ में अव्ययभाव समास। वही पहचान और विग्रह का नियम, दो ही चीज़ों का ध्यान रखना, दो बातों का। पहचान होगी इसमें यथा से, तो इस अर्थ में यथा अव्यय, उपसर्ग नहीं है, अव्यय शब्द है, यथा अव्यय प्रयुक्त होता है, यानी कि यथा जो अव्यय शब्द है, इससे पता चलेगा कि ये पदार्थान नति वृत्ति अर्थ में अव्ययभाव समास है। दूसरा अर्थ इसमें अनतिक्रम्य अर्थ में भी बोल सकते हैं। और
फिर इसका विग्रह करना है। तो विग्रह का नियम है इसका, इस अर्थ में समास विग्रह करते समय, इस अर्थ में समास विग्रह करते समय उत्तर पद को, उत्तर पद यानी कि मूल शब्द को द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति एक वचन, वचन भी फिक्स किया है, मैं लिखकर आगे अनतिक्रम में, अनतिक्रम में शब्द लिखा जाता है। बस इतना ध्यान रखना। उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण है यथा शक्ति, यथा गति, ठीक है, यथा समयम, विग्रह करना है। पहचान के लिए यथा हुए, देखिए यथा आ रहा है, यथा यहाँ पर आते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, या अनतिक्रम में अर्थ में या पदार्थान्नतिवृत्तीय अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। हमें करना है, समस्त पद दिया हुआ है, समास विग्रह करना है। विग्रह का नियम यह है, इस अर्थ में समास विग्रह करते समय उत्तर पद यानी मूल शब्द को द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखकर, जैसे इसका उत्तर पद शक्ति, इस शक्ति शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनाना है। शक्ति से द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे तो रूप बनाएगा शक्तिम। आगे लिखना है अनतिक्रम में, आगे इसमें लिख दिया अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, ये इसका समास विग्रह हो गया। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा उत्तर पद गति, गति से द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे गतिम, आगे लिख देंगे अनतिक्रम में। इसी प्रकार से इसमें मूल शब्द है समय, समय से द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे समयम, आगे लिख देंगे अनतिक्रम में, समास विग्रह हो जाएगा। अब देखिए, इसमें यथा शक्ति था, इसमें यथा गति है, इसमें यथा समयम है। इसमें लास्ट के अंदर, इसके अंत में हस्वई आ रहा है, इसमें हस्वई आ रहा है, इसमें अम आ रहा है, ऐसा क्यों? इसके लिए विग्रह से समस्त पद बनाने के जो आपको नियम बताए थे उनका ध्यान रखना है। जैसे इसका जो मूल शब्द है हस्व इकारांत है, हस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत और एकारांत और ऐकारांत जब शब्द आते हैं तो उनमें हस्व इकारांत रहता लास्ट में, इसलिए ज्यों का ज्यों आएगा, इसलिए लास्ट में अम नहीं लगा। समय शब्द अकारांत है, अकारांत आकारांत के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट में अम जुड़ता है, इसलिए इसमें लास्ट में अम आया। तो इन समस्त पद से विग्रह करना और विग्रह से समस्त पद बनाना, दोनों तरीके से उदाहरण आपको आने चाहिए। तो यह हुआ अपना पदार्थान नतिवर्ती अर्थ में अव्ययभाव समास, या इसको अपन सीधा अनतिक्रम्य अर्थ में भी लिख सकते हैं। तो अनतिक्रम्य अर्थ में अव्ययभाव समास। एक और देखिए आगे,
अपने अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में अव्ययभाव समास। पहचान इस अर्थ में निर या निस उपसर्ग प्रयुक्त होता है। विग्रह का नियम इस अर्थ में समास विग्रह करते समय उत्तर पद यानी मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति मैं लिखकर आगे अभावः शब्द लिखा जाता है। बस एकदम सरल है। कोई भी उदाहरण, जैसे उदाहरण लिखा मैंने निर्मक्षिकम, जैसे उदाहरण लिखा मैंने निर्जनम, जैसे उदाहरण लिखा निर्जन जलम। ठीक है। अभाव अर्थ में निर्मक्षिकम यानी मक्खियों के अभाव में, निर्जनम यानी लोगों के अभाव में, और निर्जलम यानी जल के अभाव में। देखिए निर आ रहा सब में, निर से पहचान हो जाएगी कि अभाव अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। विग्रह करना है, उत्तर पद का जो मूल शब्द है उसको षष्ठी विभक्ति में लिखना है। षष्ठी विभक्ति का वचन कौन सा लिखेंगे अर्थ के अनुसार। देखिए मक्खियों के अभाव में, मक्खियों यानी कि बहुवचन का प्रयोग होगा, यानी कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेगा। निर्जनम यानी लोगों के अभाव में, तो इसमें भी बहुवचन आ जाएगा। निर्जलम यानी जल के अभाव में, जल नित्य एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसमें एक वचन का प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें मक्षी का शब्द है मूल, इसमें जन शब्द है मूल, इसमें जल शब्द है। अब मक्षी का शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बनाना है, तो मक्षी का नाम और आगे लिखना हमें अभाव है, ये इसका समास विग्रह हो गया। जन शब्द से बनाएंगे तो जना नाम, आगे लिखना है अभाव है, ये इसका समास विग्रह हो गया। और इसमें इन दोनों में बहुवचन आ रहा था, इसमें एक वचन आएगा, इसलिए जल के अभाव में तो जलस्य अभाव है, ये हो गया अपना समास विग्रह। ठीक है। तो आज के अपने इस क्लास में हमने 4 अर्थों में अव्ययभाव समास पढ़े। आगे जो बाकी 16 अर्थों में जो मैंने आपको बताया था उनमें से सभी को ना पढ़ करके अपन 8-10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है तो उन्हीं में पढ़ेंगे। उनमें से 4 आज पढ़े, 3 पहले पढ़ चुके हैं, 7 अर्थों में पढ़ चुके हैं अपन। बाकी और अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे।